हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी कि सोर्सेज ऑफ हर्ब्स क्या होते हैं। वेरियस टाइप के हमने सोर्सेज देखे थे और वाइल्ड सोर्स थे हमारे, कल्टीवेटेड थे, वेरियस टाइप की हमारी टेक्निक्स थी। तो उसमें हमने यही चीज़ें देखी थी। आज हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें हमारा सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल्स, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में जो जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर में पूछ लेते हैं सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन वगैरह को, ऑथेंटिकेशन को, या फिर पैकेजिंग पूछ लेते हैं, स्टोरेज वगैरह पूछ लेते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी यूनिट 1 का, और देन इसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, बायोडायनामिक एग्रीकल्चर। तो इस टॉपिक में हमें क्या देखना है बेसिकली कि इसमें हमें 4-5 चीज़ें पढ़नी है। एक तो सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, कल्टीवेशन, और इसके अलावा कलेक्शन, और फिर हमारी प्रोसेसिंग आएगी। देखिए क्या होता है बेसिकली कि हम क्या है, सबसे पहले हर्ब का सिलेक्शन करेंगे, फिर हम उसमें के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह या फिर जो भी पर्टिकुलर टाइप का हर्ब है तो उसका हम आइडेंटिफिकेशन और उसका ऑथेंटिकेशन करेंगे। देन उसके बाद हम उसका कल्टीवेशन करेंगे, यानी हम उसकी खेती करेंगे। फिर हम क्या, खेती करने के बाद उसकी कटाई यानी कलेक्शन करेंगे उसके पार्ट्स को, और देन उसके बाद हम उसका प्रोसेसिंग करके उसे हम स्टोर करके रखेंगे जो रॉ मटेरियल रहता है। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर हम इसे एक तरीके से समझें, जैसे हमें क्या है, कोई हर्ब मिला, हमें सबसे पहले एक सिलेक्शन करना है एक हर्ब का। हर्ब क्या होता है, या तो एक पूरा प्लांट होता है, या फिर क्या उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, उसकी लीव हो सकती है, स्टेम, बार्क, या फिर उसकी रूट्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम एक सिलेक्शन करेंगे हर्ब का, है ना। मान लीजिए हमने एक पौधा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम उसका आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन करेंगे, फिर उसकी हम खेती करेंगे। एक पौधा हमने पहले क्या सिलेक्ट किया, फिर हम उसकी खेती करेंगे, है ना। उसके बाद हम उसे जो कटाई वटाई करेंगे, उसका कलेक्शन करेंगे, देन उसका हम प्रोसेस करके उसका रॉ मटेरियल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में आता है, वैसे नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूछ सकते हो कि जब पौधा हमारे पास पहले से ही है, प्लांट्स हमारे पास पहले से ही, हम उसका सिलेक्शन कर रहे हैं, तो फिर हम उसकी खेती क्यों कर रहे हैं। हम सीधे उसी से जो है डायरेक्टली जो है उसका कलेक्शन करके उससे रॉ मटेरियल क्यों नहीं बना सकते, है ना। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में आता है। चलिए इसका आंसर करते हैं, पहले इसको समझते हैं। मैं गया जंगल में मैं गया तो मुझे वहाँ पे एक ऐसा पौधा मिला जो क्या है, जैसे मैंने यूज किया, मैंने उसे पीस के और अपने चेहरे पे लगाया तो मैं एकदम चमक गया, है ना, काले से गोरा हो गया बिल्कुल। तो हमें एक ऐसा पौधा मिला। अब क्या है, मैं जब लौट के वापस आया, सब लोगों ने मुझे देखा कि मैं काले से गोरा कैसे हो गया, तो वो भी लोग डिमांड करने लगे। 4-5 लोग और बोलने लगे मुझसे कि भैया मैं भी गोरा होना है। मैं वापस उन्हें जंगल में लेके गया, और भी वहाँ 2-4 पौधे थे, मैंने सबको लिया, मैंने उन्हें पीस के और उनके चेहरे पे लगा दी, वो भी गोरे हो गए। जब वो वापस आए तो भाई पूरा गांव बोलने लगा कि भाई हमें भी चाहिए। 100-200 लोग इकट्ठा हो गए कि हमें भी गोरा होना है। अब मैं जब वापस गया वहाँ पे जंगल में, तो वो सारे पौधे ही खत्म हो गए। वो कुछ लिमिटेड ही थे, 15-20 पौधे थे जो हमने यूज कर लिए, पीस पास के लगा लिए। देन क्या है, जब जरूरत पड़ी 100-200 लोगों के लिए, तो अब पौधे कहाँ से आएंगे। तो यहीं से हमारा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये शुरू होता है। तो जब हमें क्या है, कुछ हमारे लिमिटेड टाइप के पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना, जिनकी मदद से हमें हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो जंगल में हम गए वाइल्ड सोर्सेज से या फिर हम नेचुरल सोर्सेज से उन प्लांट्स को लेते हैं, तो उनकी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी होती है। ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड है, बस उखाड़ते जाओ, बस यूज करते जाओ, ऐसा नहीं, उनकी लिमिटेड क्वांटिटी है। तो सबसे पहले क्या, अगर मान लीजिए हमें कोई हर्बल प्रोडक्ट बनाना है, हर्बल क्रीम बनानी है, तो उस क्रीम में डलने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, तो पहले हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें कौन से प्लांट से मिलेंगे। तो हम क्या, सबसे पहले एक प्लांट को सिलेक्ट करेंगे नेचुरल सोर्सेज से, देन उसके बाद हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उस प्लांट्स को हम जो है आइडेंटिफाई करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसका ऑथेंटिकेशन करेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा प्लांट लेना है, फिर हम उसकी खेती करेंगे। अब खेती इसलिए करेंगे ताकि हम उसका प्रोडक्शन है वो बड़े लेवल पे कर पाए। जो हम रॉ मटेरियल बनाना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो क्या हम बड़े अमाउंट में बना पाए। इसलिए क्या है, हम कल्टीवेशन करते हैं, हम खेती करते हैं। हम नेचुरल सोर्सेज से तो इतने हमें नहीं मिलेगा कि हम क्या लगातार उसका रॉ मटेरियल बनाते रहें और नए नए प्रोडक्ट्स बनाते रहें। तो क्या है, नेचुरल सोर्सेज से वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, सप्लाई नहीं मिल पाती इतनी। तो हम क्या है, प्लांट सेलेक्ट करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन करेंगे, देन उसके बाद उसकी खेती करेंगे। फिर हम जो कलेक्शन ऑफ हर्ब्स करेंगे कि मान लीजिए हमने एक प्लांट की खेती कर ली, लेकिन हमें क्या उसकी सिर्फ पत्तियों की ज़रूरत है, या फिर हमें उसकी बार्क की ज़रूरत है, स्टेम की ज़रूरत है, या फिर उसके फ्रूट की ज़रूरत है, फ्लावर की ज़रूरत है, या रूट्स की ज़रूरत है। तो जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत है या पूरे प्लांट की ज़रूरत है, तो हम उसका कलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। देन उसके बाद हम उसे कुछ तरीक़ों से, यानी अलग अलग टेक्निक से हम उसे प्रोसेस करेंगे उन हर्ब्स को, है ना। देन उसके बाद हम उन्हें स्टोर करके रख देंगे, रॉ मटेरियल हमारा तैयार हो जाएगा।
तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे फॉलो होंगे। अब वन बाई वन देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स कैसे करते हैं हम। तो ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस रहती है ना, तो कोई भी स्पीसीज है, कोई भी प्लांट की स्पीसीज है या फिर कोई भी बॉटेनिकल वेराइटी है जिसको हम यूज करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने में, तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि वो जो स्पीसीज है ना जिसको हम यूज करना चाहते हैं, तो वो क्या है, ऑफिशियल जो फार्माकोपिया बुक रहती है जिसमें क्या है, जो वेरियस टाइप के ड्रग्स रहते हैं या जो भी वेरियस टाइप की प्लांट स्पीसीज रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है ऑलरेडी उसमें मेंशन होती है, उनके बारे में सारी जानकारी वहाँ पे लिखी रहती है। तो या तो वो क्या है ऑफिशियल फार्माकोपिया में मेंशन्ड होनी चाहिए, या फिर जो नेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, जो भी नेशनल अथॉरिटीज रहती हैं, हेल्थ अथॉरिटीज रहती हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं WHO वगैरह हो गए है ना, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो उसमें एटलीस्ट मेंशन होनी चाहिए। तो ये तो एक सिलेक्शन का एक बेसिक क्राइटेरिया हो गया। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर हमें कोई नई प्लांट वेराइटी मिलती है, अगर कोई नया प्लांट हमें मिलता है, तो उसका सिलेक्शन हमें कैसे करना है। तो इसके दो तरीके रहते हैं, दो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स रहती हैं। एक तो रहता है रैंडम सिलेक्शन। अब रैंडम सिलेक्शन में क्या रहता है बेसिकली कि एक है एंडलेस सोर्स ऑफ न्यू हर्ब्स रहता है। मान लीजिए हम एक जंगल में गए, अब जंगल में जाके क्या हमें बहुत सारी प्लांट वेराइटी मिली है, अब वहाँ पे एक प्लांट तो होगा नहीं, वेरियस टाइप की स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की। तो जो रैंडम सिलेक्शन रहता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं तो उनमें से कोई भी रैंडमली एक पौधा ले लेंगे, है ना। अब रैंडमली हमने ले लिया, उसका चेक किया, जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला, है ना। फिर हम क्या है दोबारा से गए, फिर हमने जो है दूसरा पौधा लिया, उसे चेक किया, वो भी काम में नहीं आया। तो ये क्या है, ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस रहती है क्या है, एंडलेस रहती है ना। इसमें क्या हमें पता नहीं है कि कब तक हमें जो चाहिए वो चीज़ हमें मिलेगी या फिर कितने टाइम में हमें मिलेगी, और वेरियस टाइप की वहाँ पे स्पीसीज होती हैं, तो हमें क्या है टाइम बहुत लगता है, जो क्या है रैंडम सिलेक्शन में पॉसिबल है। इकोलॉजिकल सिलेक्शन की हम बात करें तो इसमें क्या है, जो पौधा रहता है ना, जो भी हमें स्पीसीज सिलेक्ट करनी है, तो वो क्या है नेचर के साथ, जो इकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट रहता है उसके साथ वो इंटरेक्ट करती है ना। जैसे कि आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे, तो जैसे क्या है कि जैसे ऐसे धूप निकलती है ना, तेज धूप निकलती है, तो वो धूप के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर हो गया हमारा, है ना। सनफ्लावर क्या करता है कि जिस साइड में सूरज जाता है उसी साइड में वो घूमता रहता है, तो ये क्या इंटरेक्शन कर रहा है नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। तो इस तरीके से क्या है, कुछ हमारी प्लांट वेराइटी रहती हैं जो क्या है नेचर के साथ इंटरेक्शन करती हैं, तो हम उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ होगी। ये हमारे दो तरीके रहते हैं सिलेक्ट करने के हर्ब्स को, एक तो रैंडम हो गया, एक इकोलॉजिकल सिलेक्शन हो गया। सेकेंड जो स्टेप है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक प्लांट के अंदर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, हमें एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंट को, देन उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन इसलिए जरूरी हो जाता है। ऑथेंटिकेशन क्या एक QA प्रोसेस है, एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस है, जिसमें हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो प्लांट की स्पीसीज हमने जो सिलेक्ट की है वो क्या करेक्ट है, इसके अलावा उसकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया है ना। सेफ्टी की बात करें तो वो भी सही है। एफिकेसी की बात करें, जो हमारे फाइनल हर्बल मटेरियल जो बनके तैयार होगा तो वो भी क्या है परफेक्ट रहेगी, है ना। तो इसलिए क्या हम आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है जो भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट लेना चाहते हैं, और ऑथेंटिकेशन सेफ्टी के ऊपर या फिर सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जो भी हम हर्बल मटेरियल बना रहे हैं तो वो पूरे तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू हुआ है, जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या हमें अच्छा मिला है। चलिए हम मेथड्स की बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है आइडेंटिफिकेशन हमें करना है तो हम क्या है बॉटेनिकल आइडेंटिटी देखते हैं कि जो प्लांट है वो किस स्पीसीज से है, उसकी सब स्पीसीज क्या है, उसका जीनस क्या है, वेराइटी क्या है। तो ये क्या है बॉटेनिकल आइडेंटिटी रहती है और हर प्लांट की अलग अलग होती है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। और साथ में क्या है हमें जो उसे वेरीफाई भी करवाना पड़ता है, अगर कोई भी क्वालिफाइड बॉटेनिस्ट है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो क्या है उसे वेरीफाई करेगा उस प्लांट स्पीसीज को, और देन उसका जो रिकॉर्ड है वो भी क्या है हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सेकंड होती है उसकी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिटी। कोई भी प्लांट स्पीसीज है तो उसके हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसे उसका शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, उसके बेसिस पे भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फिर हमारा मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, तो इसमें हम क्या है ऑर्गेनोलेप्टिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कलर क्या है प्लांट का, ऑर्डर कैसी आ रही है उसके अंदर, टेस्ट कैसा है, तो इसके बेसिस पे हम क्या है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे फिजिकल और केमिकल मेथड्स आते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इससे क्या हम जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो डिटर्मिनेशन होता है, कोई भी प्लांट है उसके अंदर जो मेजर जो कंपाउंड्स हैं जो कि हम हर्बल मेडिसिन में यूज करेंगे, तो उन कंपाउंड्स का हम क्या है क्वालिटेटिव टेस्ट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी कितनी क्वांटिटी पे जानते हैं, तो दोनों टाइप का जो टेस्ट है वो हम कर सकते हैं, है ना। तो फिजिकल और केमिकल मेथड दो टाइप के होते हैं। तो फिजिकल से तो हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह चेक कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी, बिटरनेस, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी क्या है, तो ये हमारे फिजिकल टेस्ट होते हैं।
केमिकल टेस्ट में हम जो उसका कलर फॉर्मेशन देख सकते हैं, है ना, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देख सकते हैं और वेरियस टाइप के जो टेस्ट होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो हम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। जैसे कि हम एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसके जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टिश्यू, उसके जो सेल्स हैं या फिर जो उसका जो स्टोमेटल इंडेक्स रहता है, तो उसको भी हम जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं तो उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक मेथड आता है एक और, इसमें हम हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इस टाइप की जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स रहते हैं तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, है ना। और इसकी मदद से हम क्या है जो प्लांट स्पीसीज रहते हैं उनको क्या हम ऑथोराइज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे वेरियस टाइप के मेथड्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्टीवेशन की। अब हमें क्या जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं, सिलेक्ट भी कर ली हैं। अब हमें क्या उनकी खेती करनी है ताकि उसका जो प्रोडक्शन है और जो उसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी आगे जाके वो क्या है प्रॉपर रहे हमारे पास, तो खेती करना जरूरी है। चलिए, कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हम मेडिसिनल प्लांट्स को उगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या है काफ़ी केयरफुल अटेंशन जो रखनी पड़ती है, हमें ध्यान रखना पड़ता है मेडिसिनल प्लांट्स को उगाने के लिए। अब गेहूँ धनिया तो है नहीं कि बस लगा दी और उग रहे हैं, वो आराम से खाद पानी दे दिया हमने। मेडिसिनल प्लांट को उगाने के लिए क्या है बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। वेदर कंडीशंस क्या है, सॉइल कैसी है, वाटर हमें कितना देना है ना, पेस्ट वगैरह वहाँ पे कीड़े वगैरह तो नहीं है, या फिर क्या है वेरियस टाइप के जो फैक्टर्स रहते हैं, टेम्परेचर वगैरह हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गई, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है हमें ध्यान रखनी पड़ती है मेडिसिनल प्लांट्स को अगर हमें ग्रो करना है तो। सेकंड हम बात करें कि वेरियस टाइप के साइंटिफिक मेथड्स को हम यूज करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। अगर क्या है कोई भी डेटा नहीं है, अगर हमारे पास कोई भी साइंटिफिक मेथड ऐसा नहीं है तो हम क्या जो ट्रेडिशनल वेज होते हैं फसल उगाने वाले, जो प्लांट्स को उगाने वाले, तो हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और तरीका रहता है, हम क्या गुड एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिस रहती है, फिर जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रहता है, तो इसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। अब जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस रहती हैं इसमें क्या रहता है रूल्स रेगुलेशंस होता है, किस तरीके से हमें कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ह्यूमिडिटी लेवल्स क्या होने चाहिए, कौन सा हमें खाद देना है, कैसे देना है, कितना अमाउंट देना है, तो ये क्या हमारी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के अंदर आ जाती है। ऐसे ही हमारा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वाला सिस्टम आ जाता है, इसमें भी सेम यही चीज़ें रहती हैं। तो इनकी हेल्प से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं तो इनको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके इनकी मदद से, है ना, इनकी हेल्प लेके हम क्या कर सकते हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स रहते हैं तो इनका हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, इनकी खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल्टीवेशन वाला सिस्टम। अब कलेक्शन की बात करते हैं। देखिए, कलेक्शन में आपको इतना ध्यान रखना है कि हमने कोई खेती कर ली, है ना। अब जैसे हमने गेहूं की खेती की तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा गेहूं का जो पौधा है उसको पूरे को हम जो है बोरी में भर के रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम उसका बाकी तो थ्रेसर की मशीन से हम बस गेहूं को जो उसका जो फ्रूट वाला पार्ट रहता है उसको हम ले लेते हैं, बाकी पूरा जो हमारा भूसा बन जाता है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। सेम इसी तरीके से कलेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी प्लांट है, अब या तो हमें पूरे प्लांट की ज़रूरत है तो हम पूरा प्लांट ले लेते हैं, काट के उसे जो है प्रिजर्व करके रख लेते हैं। अगर हमें क्या है मान ली उसकी केवल हमें पत्तियों की ज़रूरत है मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर हमें उसके रूट की ज़रूरत है, या उसकी जो बार्क होती है, जो छाल होती है उसकी ज़रूरत है हमें केवल, या फिर उसका जो फ्रूट है केवल हमें उसकी ज़रूरत है, तो क्या कलेक्शन इसी के बेसिस पे होता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसी को जो है कलेक्ट करते हैं। तो अब कलेक्शन की हम बात करें तो इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कलेक्शन टाइमिंग, कि हमें जो कलेक्शन करना कब है ना। तो कलेक्शन करने के लिए आपका सही समय होना जरूरी है ना। अब जरूरी समय से मतलब है कि एक प्लांट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना, जो उसके मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो एक समय पे ही वो क्या सबसे ज़्यादा हाई रहते हैं। अब क्या अलग अलग सीजन्स होते हैं, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो वो क्या वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। सर्दियों के टाइम पे हो सकता है जो प्लांट के अंदर जो मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या कम हो, गर्मियों में ज़्यादा हो, या फिर बरसात के सीजन में कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो सही टाइमिंग होना कलेक्शन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हाई हैं प्लांट के अंदर। सेकंड जो फैक्टर है, कुछ और भी हमारे फैक्टर्स हैं। तो टाइमिंग की हमने बात कर ली, अब हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं कलेक्शन के। तो जो एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं ना एक प्लांट के अंदर, प्लांट के पार्ट्स को तभी कलेक्ट करना है, उसी कंडीशन में कलेक्ट करना है जब क्या उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या सबसे हाई लेवल पे हो, सबसे ज़्यादा हो उस टाइम पे। और उसके बाद क्या उन्हें अच्छे तरीके से हमें ड्राई करना है ताकि जो उनकी क्वालिटी है वो क्या बढ़िया बनी रहे, है ना, ये चीज़ होगी। सेकंड जो फैक्टर्स हैं जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन होगी, जैसे लाइट हो गई, ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड, रेनफॉल, है ना, या फिर सॉइल किस टाइप का है, तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनको भी हमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है
ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हमें ऑप्टिमल क्वालिटी के मिल पाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें कलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखने पड़ते हैं। चलिए कलेक्शन प्लान की बात करते हैं। कलेक्शन प्लान का मतलब होता है कि हर चीज़ को, जैसे कि प्लांट की रूट्स हैं, तो रूट्स को हमें किस टाइम पे जो है हार्वेस्ट करना चाहिए, यानी किस टाइम पे हमें उनका कलेक्शन करना चाहिए, या फिर फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स हमें कब जो है कलेक्ट करने चाहिए, है ना। तो अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं प्लांट के, तो अलग अलग उनका जो है प्लान रहता है कि कौन से टाइम पे हमें कब जो है कौन से पार्ट को कलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले रूट्स और राइजोम की बात करते हैं। तो रूट और राइजोम्स को हम जो अर्ली जो स्प्रिंग सीजन रहता है ना, जो फ्लावरिंग से पहले आता है, तो उस टाइम पे हमें इन्हें कलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए रूट्स को तो उस टाइम पे हमें जो है कलेक्ट करना चाहिए जब क्या है फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होने से पहले वाला जो स्प्रिंग सीजन रहता है, तो उस टाइम पे हमें रूट्स को कलेक्ट करना चाहिए, कोई भी प्लांट हो, है ना। और अगर हमें उसका राइजम चाहिए तो जो रिप्रोडक्टिव फेज रहता है ना, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है सबसे ज़्यादा जो राइजम होता है उसका जो मैक्सिमम रिजर्व होता है वो क्या रिप्रोडक्टिव फेज में ही होता है। तो उस टाइम पे हमें राइजम को जो है कलेक्ट करना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो लिक्विराइज हो गया, रो वोल्फिया हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या राइजोम्स के एग्जाम्पल हैं। सेकंड, हमें लीव्स को कब कलेक्ट करना चाहिए, जब क्या फ्लावरिंग हो रही हो। फ्लावरिंग से पहले हमें लीव्स को कलेक्ट करना चाहिए। सेना हो गया, वेलाडोना हो गया, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। फ्लावर्स की हम बात करें तो पॉलिनेशन होने से पहले अगर हमें फ्लावर्स चाहिए, है ना, तो वो हमें पॉलिनेशन होने से पहले ही हमें कलेक्ट कर लेने चाहिए। जो वेदर है वो हमारा ड्राई होना चाहिए, और स्पेशली जो हमारा मॉर्निंग टाइम रहता है ना, तो उस टाइम पे हमें जो फ्लावर्स को जो है कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लोव हो गया, सैफरॉन हो गया, है ना। जैसे हमने जो रहता है ना हमारा केसर रहता है, तो उसके जो फ्लावर्स है वो क्या सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे ही उनको जो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बार्क की हम बात करें तो बार्क को क्या हमें कुछ स्पेसिफिक सीजन्स में ही हमें जो उन्हें कलेक्ट करना रहता है, और कुछ हमारे मेथड रहते हैं, जैसे फेलिंग मेथड हो गया, अपरूटिंग मेथड हो गया, कोपिसिंग हो गया, ठीक है। तो ये क्या हमारे बार्क को जो है कलेक्ट करने वाले अलग अलग मेथड्स होते हैं। बार्क मतलब उसकी जो छाल रहती है पौधे की, है ना, जैसे वो स्टेम पे अवेलेबल होती है। तो ये इसका तरीका होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। फेलिंग मेथड में क्या रहता है कि जो ट्री रहता है तो उसको क्या है बेस से बिल्कुल नीचे से जो उसे कट किया जाता है, और फिर उसकी जो बार्क होती है उसको बिल्कुल छील के निकाल दिया जाता है। एक अपरूटिंग मेथड होता है, इसमें क्या है जो पूरा का पूरा जो प्लांट है उसको नीचे से निकाल दिया जाता है रूट्स सहित, और देन उसके बाद क्या उसकी बार्क को जो है रिमूव किया जाता है। एक होता है हमारा कोपिसिंग मेथड। इसमें बेसिकली क्या रहता है कि हम क्या एक प्लांट को जो है बिल्कुल ग्राउंड से, है ना, बिल्कुल ग्राउंड के पास से हम उसे लगातार काटते रहते हैं। एक बार काट लिया, फिर जैसे उसके अंदर नई नई सूट्स आई, देन उसके बाद फिर दोबारा से हमने काट लिया, फिर दोबारा से नई नई सूट्स आई। तो इससे क्या होता है कि हम लगातार एक प्लांट को ग्राउंड के क्लोज बिल्कुल काटते रहते हैं, तो इससे क्या नई नई सूट्स निकलती रहती हैं, और जो वुड का जो प्रोडक्शन है वो लगातार बना रहता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, सिनेमन हो गया, कैस्केरा हो गया। तो ये हमारे क्या बार्क वाले एग्जाम्पल हो जाते हैं। गम्स और लेटेक्स को हमें कब कलेक्ट करना चाहिए, तो इनको यूज करने के लिए देखो क्या होता है कि जैसे गम हमें चाहिए, तो गम का जो प्लांट रहता है ना, तो उसको हम जो है थोड़ा सा उसमें कट लगाते हैं, उसमें से वो निकलने लगता है, तो हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे सेम हमारा ओपीएम वाला रहता है कि जो ओपीएम का जो फ्रूट होता है ना उस पर हम कट लगाते हैं, तो उसमें से निकलने लगता है जो लिक्विड टाइप का होता है, तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो गम और लेटेक्स को हम तभी कलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने उसे कट किया और हम उसे तुरंत जो है इमीडिएटली हम क्या उसे कलेक्ट कर लें। तो ये तरीका रहता है। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स को तो हमें जो है तभी जो है कलेक्ट करना चाहिए जबकि हमें उनकी ज़रूरत है, जबकि वो फुली तरीके से ग्रोन हो चुके हैं, जो हमें लग रहा है कि पूरे तरीके से पक गया है, देन उसके बाद ही हमें उसे रिप करना चाहिए। तो ये वाली बात हो गई। तो ये हमारे कलेक्शन के अलग अलग मेथड्स हो गए जो आपने देख लिए होंगे, किस तरीके से कौन से पार्ट को कौन सी कंडीशन में जो है कलेक्ट किया जाता है। चलिए कोई WHO गाइडलाइंस को देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है कलेक्शन को लेके, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला कि मेडिसिनल प्लांट्स को हार्वेस्ट तभी करना चाहिए जब उनके यूज करने की बेस्ट कंडीशन हो। उस कंडीशन में ही हमें हार्वेस्ट करना चाहिए जब हमें उन्हें इस्तेमाल करना हो, ठीक है। सेकंड हम बात करें अवॉइड कलेक्टिंग डैमेज प्लांट और प्लांट पार्ट्स, कि हमें क्या है उन प्लांट्स को जो है कलेक्ट नहीं करना चाहिए जो क्या डैमेज हो चुके हैं, या फिर उनके जो प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो डैमेज हो चुके हैं, तो हमें उन प्लांट्स को जो है कलेक्ट करने से बचना चाहिए। जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, थर्ड पार्ट की हम बात करें, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं तो ड्राई कंडीशंस में ही हमें उन्हें जो कलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गीली मिट्टी है या फिर बारिश हो रही है, हाई ह्यूमिडिटी है, उस कंडीशन में हम क्या है प्लांट्स को जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल सूख जाए, कोई बारिश वारिश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसी कंडीशन में हमें उन्हें कलेक्ट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो जो हार्वेस्टिंग टूल्स होते हैं तो उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। यानी जो हमारे हार्वेस्टिंग टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम जो है कलेक्शन करते हैं, कटाई वटाई करते हैं, तो उनको हमें बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए।
वो क्लीन होंगे तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं तो उनसे क्या कॉन्टामिनेशन नहीं होगा, जो प्लांट्स होते हैं तो उनके साथ वो मिक्स होकर कॉन्टामिनेट नहीं करेंगे उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो हार्वेस्टेड जो प्लांट्स रहते हैं तो उनको क्या है हमें अच्छे तरीके से उन्हें स्टोर करना है किसी क्लीन या फिर जो ड्राई कंडीशंस रहती हैं तो उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि हमने प्लांट को काटा ज़मीन पे डाल दिया, है ना। जो हार्वेस्टेड प्लांट रहते हैं वो तो क्या है ज़मीन को टच नहीं करनी चाहिए, सीधे उन्हें क्या है स्टोर करना चाहिए किसी क्लीन या फिर ड्राई कंडीशंस में। सिक्स पॉइंट की हम बात करें, प्रोटेक्ट हार्वेस्टेड प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट, रोडेंट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो जो भी हमारे प्लांट्स जो हमने हार्वेस्ट किए हैं तो जो भी हमारे कीड़े मकोड़े हैं, चूहे वूहे होते हैं या फिर जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं तो उनसे हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट की हम बात करें तो जो हार्मफुल वीड्स रहती हैं, जबकि हम हार्वेस्टिंग करते हैं ना तो उसके साइड में कुछ घास वास उगाती हैं, फिर कोई अननोन प्लांट जो उगाते हैं मेन प्लांट के साथ, तो उनके साथ उन्हें मिक्स नहीं करना है ना, बिल्कुल मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए उनकी आपस में। 8 पॉइंट की हम बात करें तो जो स्टोर कंटेनर्स रहते हैं तो वो क्या है ड्राई कंडीशंस में हमें रखनी चाहिए। जब हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें क्या है जो हमारे कीड़े मकोड़े या फिर जो चूहे वूहे होते हैं तो उनसे क्या हमें अच्छे तरीके से दूर रखना चाहिए उन्हें। सबसे आखिरी पॉइंट की हम बात करें तो कोई भी हम एक्शन ले रहे हैं यानी स्टोरेज से रिलेटेड या फिर हार्वेस्टिंग से या कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है पूरी प्रोसेस के थ्रू, जो उनकी क्वालिटी कंट्रोल है पूरे प्रोसेस के दौरान, उसको क्या हमें इंश्योर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं ना कोई कमी छोड़ दी, कोई कॉन्टामिनेशन हो गया या फिर हमने प्लांट को अच्छे से जो है स्टोर नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी हम एक्शन ले रहे हैं कलेक्शन के टाइम पे तो वो क्या है बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए और उनकी जो क्वालिटी है वो क्या है पूरी की पूरी प्रोसेस के दौरान बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्या है WHO की गाइडलाइंस हैं जो कलेक्शन के टाइम पे हमें याद रखनी चाहिए। चलिए सबसे आखिरी चीज़ है वो हमारी प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल मटेरियल्स, कि हमने क्या किया कि प्लांट को उगाया, हमने कल्टीवेशन किया, उसका कटाई वटाई कर ली बढ़िया तरीके से, प्लांट को हमने काट लिया, स्टोर कर लिया। अब हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी है, हमें क्या है हर्बल मटेरियल तैयार करना है। अब ऐसा तो नहीं कि हमने कोई प्लांट को हार्वेस्ट कर लिया तो सीधा हम उसे तोड़ मरोड़ के उसे पीस पास के दवाई बना लेके, ऐसा नहीं है। हमें उसकी क्या है प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, यानी जो प्लांट हमने हार्वेस्ट किया है ना तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे यूजेबल प्रोडक्ट्स में। मान लेते हैं हमने क्या है उसकी पत्तियां जो है इकट्ठी कर ली, अब पत्तियों को क्या हम प्रोसेस करेंगे। अभी तो क्या पत्तियां हरी होंगी तो हमें क्या उन्हें ड्राई भी करना पड़ेगा, उनकी थोड़ी क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, कोई अनवांटेड मटेरियल उनके साथ ना हो, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या है उन्हें अच्छे तरीके से ड्राई व्राई करके फिर हमें क्या है उनका जो है रॉ मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। और फिर जो रॉ मटेरियल रहता है उससे क्या हम यूजेबल जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो हम बना सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो प्रोसेसिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि वेरियस टाइप की स्टेजेस रहती हैं, तो उन स्टेजेस को हम जो है फॉलो करते हैं। जिससे क्या है जो क्रूड ड्रग्स रहते हैं, जो हमारे रॉ जो ड्रग्स रहते हैं, जैसे पत्तियां हो गई या फिर जो कोई बार्क हो गई या फिर कोई फ्लावर हो गया, तो जो क्रूड ड्रग्स रहते हैं तो उनको क्या करते हैं हम रिफाइन करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्या है हमने जो है ज़मीन से जो है क्रूड ऑयल निकाल लिया। अब ऐसा तो नहीं क्रूड ऑयल को हम डायरेक्ट बाइक में डाल देते हैं फिर वो चलने लगती है, हम क्या करते हैं उन्हें रिफाइन करते हैं। उसमें से हम जो पेट्रोल है उसे अलग निकालते हैं, डीजल को अलग निकालते हैं, फिर एंड में केरोसिन वगैरह बचता है उसको हम अलग कर देते हैं। तो इसी तरीके से क्या है जो क्रूड हमारा जो ड्रग रहता है तो उसको भी हम क्या है रिफाइन करते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको अलग करते हैं। चलिए प्रोसेसिंग भी क्या है हमारे दो टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि प्रोसेसिंग में क्या है आपको ड्राइंग और एक गार्बलिंग, ये दो चीज़ें ही अक्सर क्या है पूछी जाती हैं, तो बस इन्हीं पे आपको ध्यान देना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। प्राइमरी प्रोसेसिंग में सबसे पहले गार्बलिंग आ जाती है। गार्बलिंग का मतलब रहता है कि हमने क्या है जो भी प्लांट को हमने हार्वेस्ट किया है तो उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसके साथ जो ऐड हो गए होंगे, है ना, तो उनको हमें रिमूव करना रहता है। और बाकी जो यूजेबल पार्ट्स रहते हैं तो उनको हमें जो सेपरेट करना है और बाकी वेस्ट मटेरियल को अलग करना है ना। फिर हमारा कटिंग और सेक्शनिंग वाला पार्ट आ जाता है। इसमें हम क्या है जो भी हमें क्या है मटेरियल को तैयार करना है, तो कोई प्लांट की पत्तियां हैं तो हमें क्या छोटे छोटे साइज में उन्हें हम जो कट करेंगे, है ना, यानी यूनिफॉर्म साइजेस में हम उन्हें कट करेंगे ताकि जो प्रोसेसिंग है वो हमारी कंसिस्टेंट बने रहे, ऐसा ना हो कोई पार्ट छोटा है कोई बड़ा है। और कटिंग वटिंग क्या है ज़रूरी भी होती है ताकि जो एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं तो उनका जो एक्सट्रैक्शन है तो वो क्या है ज़्यादा अच्छा रहे हमारा, यानी एक्टिव कंपाउंड्स को हम अच्छे तरीके से निकाल पाएँ। और वॉशिंग वाला हमारा एक मेथड रहता है, ये भी हमारा प्राइमरी प्रोसेसिंग में आता है। तो हम क्या है हफ्स रहते हैं ना जो भी हमने जो कलेक्ट किए हैं तो उनको हम जो है थ्रूली जो है वाटर से क्लीन करते हैं। इससे क्या रहता है कि जो सॉइल हो गई, डस्ट हो गई या फिर अदर कॉन्टामिनेंट्स होते हैं तो वो क्या हमारे रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर हमारा एजिंग और स्वेटिंग आ गया। इसमें हम क्या है जो हर्बल प्रॉपर्टीज रहती हैं तो उनको भी क्या है हम एनहेंस कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो एंजाइमेटिक जो चेंजेस रहते हैं या फिर जो इफेक्टिवनेस रहती है तो उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी एजिंग और स्वेटिंग में होती हैं।
फिर हमारा बॉइलिंग आ जाता है। बॉइलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं तो उन्हें हम थोड़ा सा हीट करते हैं ना, किसी भी जो हमने प्लांट को कलेक्ट किया है तो हम क्या उसे थोड़ा सा हीट करेंगे तो इससे जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं तो उनको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और बॉइलिंग से हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो हर्बल कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं तो वो क्या है मॉडिफाई हम कर सकते हैं बॉइलिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको क्या ध्यान रखनी है, बेसिक चीज़ें। फिर हमारा बैंकिंग या रोस्टिंग, रोस्टिंग मतलब भूनना। तो हम क्या कर सकते हैं, हल्की सी हीट अप्लाई कर सकते हैं जिससे क्या है जो फ्लेवर रहता है तो वो क्या इंक्रीज हो सकता है, एनहेंस हो सकता है। या फिर जो हर्ब की जो प्रॉपर्टीज हैं तो उनको भी हम क्या है रोस्टिंग के टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हमारा लीचिंग आ जाता है। लीचिंग में हम क्या कर सकते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस रहते हैं तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं, प्योरिटी को थोड़ा एनहेंस कर सकते हैं, और जो कंसंट्रेशन रहता है एक्टिव कंपाउंड्स का उसको भी हम एनहेंस कर सकते हैं। तो ये हमारे प्राइमरी जो है प्रोसेसिंग होती है। इसमें बस आपको गार्बलिंग याद रखना है, उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा अभी। बाकी बेसिक चीज़ें हैं, इनको बस आप थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट इनको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में बॉइलिंग और स्टीमिंग आ जाती है। बॉइलिंग और जो स्टीमिंग वाली जो प्रोसेस रहती है तो इससे क्या हम जो हर्बल इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए हम लगातार हीट वगैरह जो हम देते हैं, इससे क्या है जो हर्बल इफेक्ट्स रहते हैं तो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। साथ में क्या है जो टेक्सचर रहता है या फिर जो कंसिस्टेंसी रहती है तो उनको भी हम क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं स्टीमिंग के टाइम पे। ड्राइंग वाला मेथड आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो हम क्या है जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्लांट की हमने पत्तियां तोड़ी तो उस टाइम पे हरी होंगी, या फिर जो फ्रूट होगा वो भी क्या है उस टाइम पे गीला होगा, हरा हो सकता है ना। तो उनको क्या हम ड्राई करते हैं जिससे क्या उनका जो मॉइस्चर है वो क्या निकल जाए। और ड्राई करने का अलग अलग मेथड रहता है, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और हीट का और जो ड्राई करने से क्या है जो सेल्फ लाइफ रहती है ना, या फिर हमें क्या है कोई भी हर्बल क्वालिटी उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है तो ड्राई वाले मेथड से ये पॉसिबल हो पाता है। और एक और होता है हमारा स्टिर फ्राइंग, है ना। स्टिर फ्राइंग में क्या रहता है कि जो अरोमा जो फ्लेवर्स रहते हैं ना उनको हम एनहेंस कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे लौंग हो गई या फिर काली मिर्च होती है उसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं ना, या फिर जीरा होगा उसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो उनका जो अरोमा होता है, उनका जो फ्लेवर्स होता है वो क्या और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो ऐसे क्या हमारे हर्बल काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं, उनको हम थोड़ा सा स्टिर फ्राइंग करते हैं तो उनका जो फ्लेवर और अरोमा जो वो क्या एनहेंस हो जाते हैं। और इससे क्या है जो स्पेसिफिक टेक्सचर रहते हैं, है ना, तो उनको भी हम क्या अचीव कर सकते हैं एक कंट्रोल्ड फ्राइंग के टाइम पे। फिर हमारा फ्यूमिगेशन आता है। फ्यूमिगेशन में क्या है हम क्या है स्मोक वगैरह या फिर वेपर्स का यूज कर सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए, है ना, किसी भी हर्बल जो है मटेरियल को। साथ में क्या है कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम क्या है जो ऐड कर सकते हैं फ्यूमिगेशन के टाइम पे। तो ये बस आपके सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड है, इसमें आपको ड्राइंग याद रखना है, और प्राइमरी वाले में आपको गार्बलिंग वाला जो मेथड है वो आपको याद रखना है। चलिए अब ड्राइंग के एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे थोड़ा सा मतलब और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए ड्राइंग क्या है बहुत ज़रूरी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें अगर हमें लंबे समय तक बचा के रखनी है ना तो हम उन्हें सुखा लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है चिप्स हो गए, है ना। अगर आलू हमारा हरा रहता है, जो गीला रहता है आलू, उस टाइम पे हम कट करते हैं, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इससे क्या रहता है कि उसमें फफूंद लग जाती है, वो खराब हो जाता है। लेकिन हम उसी को क्या है किसी प्रोसीजर के थ्रू हम उसे धूप में रख दें तो वो क्या थोड़ा सिकुड़ जाएगा और वो क्या ड्राई हो जाएगा पूरे तरीके से। इससे क्या होगा कि हम उसे लंबे समय तक जो है स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो ये वाला एक तरीका होता है। आलू के हम पापड़ बनाते हैं आलू बॉईल करके, है ना। तो अगर हम उसे आलू बॉईल करके हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो क्या खराब हो जाते हैं। लेकिन आप उन्हीं का क्या है थोड़ा सा मैश करके उनके पापड़ बना के आप धूप में सुखा दोगे तो फिर साल 2 साल आप चला सकते हो आराम से। तो ड्राइंग वाली चीज़ें हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी कोई भी हमारा हर्बल मटेरियल है या फिर कोई भी हमारा क्रूड ड्रग है तो उसको हम ड्राई करके उसकी जो क्वालिटी है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। उसका वेट है उसको भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि जब वो गीला होता है तो उसमें वेट भी ज़्यादा होता है, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। जैसे मॉइस्चर हो गया, मोल्डिंग हो गया, जो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी उसको भी हम क्या है कम कर सकते हैं, ठीक है, उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या है ड्राइंग के थोड़े बेनिफिट्स रहते हैं। और हम ड्राइंग के बारे में हम बात करें तो इसको हम और भी मल्टीपल पर्पजेस से यूज करते हैं, जैसे क्या है फार्मास्यूटिकल एलिगेंस, और जो कमर्शियल हैंडलिंग रहती है। क्या है ना कि ड्राई जो चीज़ें होती हैं तो उनको क्या प्रिजर्व करने में आसानी रहती है और हैंडलिंग में भी आसानी रहती है कि हम कहीं ले जा रहे हैं तो जो ड्राई चीज़ होती है तो वो आसानी से ले जा सकते हैं क्योंकि उसमें वेट वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, ड्राइंग करते कैसे हैं, क्या मतलब उसका मेन प्रिंसिपल है। तो कुछ इसका खास प्रिंसिपल नहीं है। अगर हमें किसी भी चीज़ को ड्राई करना है तो उसमें हमें क्या टेम्परेचर को कंट्रोल रखना पड़ता है और जो एयर फ्लो रहता है उसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है। ये इसका बेसिक सा प्रिंसिपल है ड्राइंग मेथड का। चलिए मेथड्स की बात करें, कितने टाइप की ड्राइंग होती है। सबसे पहले नेचुरल वाली।
नेचुरल में क्या है, सीधे हम जो है डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रख देते हैं और वो क्या चीज़ सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। जैसे कि हमें गम को सुखाना है तो उसे हम डायरेक्ट जो है कहाँ पे रख देंगे, धूप में रख देंगे, डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रख देंगे तो वो क्या सूख जाएगा। तो ये क्या है, हमारा बिल्कुल सिंपल सा रहता है और नेचुरल तरीका रहता है। और इसको हम क्या है, जो स्टेबल ड्रग्स रहते हैं जैसे गम अकेसिया हो गया या फिर जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं तो उनको सुखाने के लिए हम यूज करते हैं जो स्टेबल ड्रग्स रहते हैं। एक होता है हमारा शेड ड्राइंग। शेड ड्राइंग में क्या रहता है हमारा कि हम छाया में सुखाते हैं, उसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं, जैसे टीन वगैरह होगी उसके अंदर रख दी है ना, कोई कपड़ा डाल दिया, तो ऐसे कि हम शेडिंग की मदद से हम क्या उसे सुखाते हैं। तो इससे क्या रहता है कि जो नेचुरल कलर रहता है और जो वॉलेटाइल प्रिंसिपल्स रहते हैं, प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो वो क्या बनी रहती हैं, वो क्या ख़त्म नहीं होती हैं हम अगर शेड में सुखाते हैं तो। और ये जो मेथड रहता है वो हमारे क्या कुछ स्पेसिफिक टाइप के ड्रग्स रहते हैं, जैसे डिजिटेलिस हो गए, क्लोव्स हो गई, सेना, पेपरमेंट, लीफी एंड फ्लोवर ड्रग्स हो गए। तो इन सभी पे क्या है, ये जो शेड ड्राइंग वाला जो मेथड है वो यूज किया जाता है। फिर क्या हमारा आर्टिफिशियल ड्राइंग आ जाता है। इसमें क्या रहता है, आर्टिफिशियल ड्राइंग में ये मेथड उन ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है जिनमें एक तो वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट नहीं होते, साथ में क्या है अगर हम चाहते हैं कि उनमें जो एंजाइम का जो एक्टिवेशन है वो क्या डीएक्टिवेट हो जाए, तो इस टाइप के ड्रग में हम इस मेथड को यूज करते हैं। देखिए इसमें 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला तो ट्रे ड्रायर रहता है, यानी ओवन के अंदर हम ड्राई करते हैं, जो माइक्रोवेव रहता है ना, ओवन रहता है उसके अंदर करते हैं। तो ये वाला मेथड स्टेबल ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे रूट्स हो गई या बार्क हो गई, उनको हमें अगर ड्राई करना है तो इसलिए हम ट्रे ड्रायर को यूज करते हैं। सेकंड हमारा वैक्यूम ड्रायर आ जाता है। तो इस मेथड से हम उन ड्रग्स को जो है ड्राई करते हैं जो क्या है टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जो क्या है टेम्परेचर मेंटेन न करने पे क्या है खराब हो सकते हैं, जैसे टेनिन्स हो गए, डिजिटेलिस लीव्स हो गई। तो इनको क्या है वैक्यूम ड्रायर की मदद से जो है ड्राई किया जाता है। फिर हमारे स्प्रे ड्रायर्स आ जाते हैं। तो इससे क्या है ऐसे ड्रग्स को जो है ड्राई किया जाता है जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में क्या खराब हो जाते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, तो इनको क्या स्प्रे ड्रायर की मदद से किया जाता है, जैसे पपाया लेटेक्स हो गया, पेक्टिन हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे तो तीनों टाइप के हमने देख लिए। और हमारे कुछ स्पेशल ड्राइंग मेथड रहते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे एक फर्मेंटेशन होता है, तो जैसे सिनेमन वर्क हो गई या फिर जेनिटियन रूट्स हो गई। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की मदद से हम इनको जो है ड्राई कर सकते हैं। और एक हमारा स्लाइसिंग और कटिंग मेथड हो जाता है, जिसमें क्या है जो फ्लैसी रहते हैं ना, थोड़े मोटे हैवी से जो मतलब फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे थिक प्लांट के पार्ट्स रहते हैं जो थिक रहते हैं, मोटे रहते हैं, है ना, तो इनको क्या है हम थोड़ा स्लाइस करके या उनकी कटिंग करके क्या हम उनको उनकी जो ड्राई करने की जो प्रोसेस रहती है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, है ना। कई बार आपने देखा है कि अगर आप आलू को आप ऐसे ही धूप में रख दोगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन आप उसके छोटे छोटे कट करके रख दोगे तो वो सूख जाएंगे कुछ ही घंटों में। तो ये वाला मेथड भी यूजफुल रहता है। और फिर एक हमारा शेड ड्राइंग फॉर फ्लावर्स, कि हम क्या जो भी फ्लावर्स हम कोई सुखाना चाहते हैं ना, मान लीजिए गेंदा का फूल है, वो क्या येलो कलर का होता है, और हम उसे डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो वो सूख तो जाएगा पर वो काला पड़ जाएगा। लेकिन हम उसी को क्या है शेड में रखते हैं, थोड़ा छाया में रख के सुखाते हैं, तो उसका कलर भी बना रहेगा और जो ऑयल के जो कंटेंट्स हैं तो वो भी क्या बने रहेंगे, जो वॉलेटाइल ऑयल के कंटेंट्स रहते हैं। ठीक है, और फ्लावर हमारा क्या ड्राई हो जाएगा। तो ये हमारे क्या कुछ स्पेशल टाइप के ड्राइंग मेथड होते हैं। सेकंड आता है हमारा, जैसे ड्राइंग वाला इंपॉर्टेंट था, ऐसे हमारा एक गार्बलिंग वाला और रहता है, जैसे हम ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ये गार्बलिंग की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या है जो भी हार्वेस्टेड हर्ब्स रहते हैं उनको हम क्लीन करते हैं, और जो भी अनवांटेड जो मटेरियल्स रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, तो उनको हम एलिमिनेट करते हैं, जिससे क्या है जो क्वालिटी है उसको हम एंश्योर कर सकें, और साथ में क्या उसकी जो प्योरिटी है उसको भी हम एनहेंस कर सकें, उसको हम एंश्योर कर सकें, ताकि हम उसे वेरियस चीज़ों के लिए यूज कर सकें, वेरियस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज कर सकें। ठीक है, बात करें गार्बलिंग की कि इसमें हम करते क्या है, तो इसमें हम रिमूवल ऑफ एक्सटर्नियस मैटर। ठीक है, एक्सटर्नियस मैटर का मतलब होता है कि हम क्या है जो हमारे हार्वेस्टेड हर्ब्स रहते हैं तो उनसे क्या अनवांटेड मटेरियल को यानी अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना। जैसे स्टेम्स हो गई, स्टेम्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार हमने बार्क को निकाल लिया, उसमें से स्टेम में से छुटा लिया, पील कर लिया, देन उसके बाद हम उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसे हमने हटा दिया। धूल मिट्टी हो गई, सैंड हो गया, हमें उसकी क्या ज़रूरत है, या फिर कोई फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल लगा, किसी और प्लांट का मतलब कोई पार्ट ऐड हो गया तो उसे हम निकाल देते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पोटेंशियल एडल्टरेंट्स रहते हैं, है ना। इसका मतलब होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी हम डिटेक्ट करते हैं जो क्या है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हर्ब्स की, तो उसको क्या चेंज कर सकते हैं, उसे एडल्टरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी क्या हम डिटेक्ट करके एलिमिनेट करते हैं। इसमें एक और गार्बलिंग मेथड रहता है जिसको हम पोस्ट ड्राइंग गार्बलिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि हर्बल मटेरियल को जब ड्राई कर दिया जाता है ना, उसके बाद क्या हम उसकी गार्बलिंग करते हैं। इससे क्या रहता है कि जो ओवरऑल जो क्वालिटी रहती है और जो मार्केट वैल्यू रहती है फाइनल प्रोडक्ट की, वो क्या बढ़ जाती है। तो जैसे क्या एक तो हम तभी करते हैं जैसे हमने किसी हब को हमने जो हार्वेस्ट कर लिया, देन उसके बाद हम क्या उसकी क्लीनिंग करते हैं,
उसके पार्ट्स को अलग करते हैं, अनवांटेड पार्ट्स को। एक तो वो मेथड हो जाता है, और देन एक क्या है पोस्ट ड्राइंग, मतलब ड्राई करने के बाद फाइनल, है ना। उसके बाद हम एक और बार गार्बलिंग करते हैं, जिससे क्या है उसकी क्वालिटी वगैरह क्या है इंक्रीज हो जाती है। मेथड्स की बात करें तो मेथड्स बिल्कुल सिंपल हैं सर, कि इसमें एक तो क्या है हैंड पिकिंग गार्बलिंग रहती है। हैंड पिकिंग से क्या रहता है कि अगर मटेरियल कम है, जो हार्वेस्टेड जो हर्ब्स हैं वो क्या है कम है, तो उसको हम हाथ से उसकी सफाई कर सकते हैं, है ना। और एक क्या मैकेनिकल रहता है, मैकेनिकल में क्या है कि बड़े अमाउंट पे जो हार्वेस्टिंग हो रही है प्लांट्स की या हर्ब्स की, तो उस टाइम पे क्या है हम हाथों से तो नहीं उठा सकते, तो एफिशिएंसी जो है बराबर बनी रहे। और अगर क्या है लार्जर क्वांटिटीज में अगर हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या है मैकेनिकल गार्बलिंग जरूरी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्लोव स्टॉक्स, ठीक है, क्लोव स्टॉक्स का एक टाइप का मैकेनिकल मेथड रहता है, जिसमें से क्या है क्लोव्स को जो अलग किया जाता है, ठीक है। मैकेनिकली मतलब मशीन्स वगैरह कम यूज करते हैं। यूजेस की हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल है, कि जो राइजोम्स रहता है तो उनको रूट से अलग करना, और जो स्टेम बेस रहते हैं उससे क्या है रूटलेट्स को अलग करना, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से मेथड्स हैं। और भी कुछ यूजेस हैं, जैसे एंश्योर टारगेटेड यूज ऑफ स्पेसिफिक प्लांट पार्ट्स, कि हमें क्या कुछ स्पेसिफिक प्लांट पार्ट्स को जो है सेपरेट करना है ना, उन्हें टारगेट करना है, तो इस चीज़ को भी हम एंश्योर कर सकते हैं गार्बलिंग मेथड से। एलिमिनेट स्मॉल बार्क पीसेज फ्रॉम एडेड टू गम, है ना, यानी गम को हम अलग कर रहे हैं तो उससे क्या छोटे छोटे बार्क के पीसेज भी उससे अटैच होते हैं, तो उसको क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। और जो एक्सट्रैक्टेड जो गम होता है उसकी प्योरिटी को भी हम एनहेंस कर सकते हैं गार्बलिंग मेथड से। चलिए ये क्या है गार्बलिंग और ड्राइंग हमने दोनों देख लिए, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दो पॉइंट बताए थे, देन उसके बाद मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि एग्जाम में जो है अलग से पूछे जाते हैं। पैकिंग की हम बात करते हैं, पैकिंग वाला सिस्टम आता है। चलिए सारी चीज़ें हमने कर ली, रॉ मटेरियल हमारा तैयार हो गया, अब पैकिंग की बारी है। पैकिंग कैसे करनी है? देखिए पैकिंग क्या है सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि जब क्या रॉ मटेरियल्स को स्टोर किया जाएगा, है ना, जब उन्हें यूजेस के लिए स्टोर किया जाएगा या उन्हें कहीं ट्रांसपोर्ट करना है ना, या फिर उन्हें स्टोर करके कहीं रखना है वेयर हाउस में ताकि वो ख़राब ना हो जाए, तो पैकिंग एक महत्वपूर्ण मतलब ज़रूरी स्टेप होता है। चलिए तो फैक्टर्स को देखते हैं कि अगर हमें पैकिंग करनी है तो कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले नेचर ऑफ ड्रग्स, कि जो मॉर्फोलॉजिकल और जो केमिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ड्रग्स की वो कैसी हैं, है ना। तो सबसे पहले नेचर ऑफ ड्रग्स देना है, उसके हिसाब से हमें पैकिंग करनी है। सेकंड है इंटेंटेड यूज, तो हमें क्या उसकी पैकेजिंग इसके बेसिस पे करनी है कि ड्रग का जो पर्पज है वो क्या है, हमें किस लिए ड्रग को यूज करना है, कब यूज करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इंटेंटेड यूज में आ जाती हैं। क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें कि जो क्लाइमेट कंडीशंस रहती हैं, हम क्या है जहाँ पे स्टोरेज करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो उस जगह पे जो क्लाइमेट कैसा है, तो उसके हिसाब से भी क्या हमें पैकेजिंग करनी रहती है। स्पेस एंड प्रोटेक्शन, हमें क्या पैकेजिंग इस तरीके की चूज करनी है कि इससे क्या है ड्रग तो हमारा प्रोटेक्ट रही, और साथ में क्या है जो भी हम स्पेस वगैरह यूज कर रहे हैं ड्रग्स को रखने के लिए, कंटेनर यूज कर रहे हैं, तो उसका जो स्पेस है वो भी क्या प्रॉपर तरीके से हम यूज कर पाए, है ना। यानी इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी याद रखना है, और बाकी प्रोटेक्शन तो रखनी है हमें ड्रग की। चलिए पैकेजिंग एग्जांपल्स की बात करते हैं कि कौन सी चीज़ को कैसे पैक किया जाता है। जैसे जो हमारे लीफी ड्रग्स होते हैं ना, जैसे सेना और विंका हो गया, इनमें पत्तियां होती हैं, है ना, इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं, तो इनको क्या हम बेल्ड करते हैं, यानी पावर बेलर्स रहते हैं, ऐसे बेलन टाइप के रहते हैं ना, तो उससे क्या है पावर बेलर्स रहते हैं, तो उसकी मदद से हम क्या है जो पत्तियां जैसी लीफी जो ड्रग्स रहते हैं उनको क्या हम बेल करते हैं, और बेल्ड करने के बाद क्या है हम उन्हें पैक करते हैं, और पैक करने के लिए हम बर्लैप और जो गनी कवर्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं। जो एलोवेरा रहता है उसको हम पैक कैसे करते हैं, है ना, हार्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो एलोवेरा में ये नहीं बोल रहा कि पूरा पूरा प्लांट को हम पैक कैसे करते हैं, उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है यानी रॉ मटेरियल रहता है, तो उसको क्या हम जो गॉट स्किन रहती है ना, ठीक है, तो उसमें हम उसे पैक करते हैं ताकि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ना, उसकी जो प्रोटेक्शन है वो क्या बनी रहे। रेजिन्स की बात करते हैं, रेजिन्स को हम जो कैसे पैक करते हैं, तो रेजिन्स को हम जो केरोसिन जो टिन्स रहती है ना, तो उसमें हम जो है उसे अच्छे तरीके से उसे पैक करते हैं केरोसिन टिन्स के अंदर, ताकि वो सिक्योर भी रहे और जो पैकेजिंग है वो क्या लीक ना हो, है ना, क्योंकि केरोसिन के अंदर रेजिन्स को जो रखा जाता है, तो जो केरोसिन है वो लीक नहीं होना चाहिए पैकेजिंग में से, तो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जिनमें क्या वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, तो इनको क्या है वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में रखा जाता है ना, क्योंकि वॉलेटाइल ऑयल का मतलब है कि वो क्या है उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल होती है ना, तो वो उड़ जाती है, उसे खुला छोड़ दो, तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं तो उनके क्या है क्लोज्ड कंटेनर्स में रखा जाता है, बिल्कुल मतलब लीक नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या है कुछ जो सनलाइट वगैरह रहती हैं तो उससे भी हमें क्या है बचा के रखना पड़ता है ना, जिससे क्या है जो ऑक्सीडेशन वगैरह की प्रोसेस है वो नहीं होनी चाहिए। और सबसे लास्ट हमारे मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स आ जाते हैं। तो जो मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स रहते हैं तो एक तो इनकी क्या सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं,
साथ में इनकी क्या कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए क्या हमें कुछ स्पेशल अटेंशन जो है रखनी पड़ती है इनको पैक करते टाइम। मॉइस्चर वगैरह से बचाने के लिए क्या हम क्या कर सकते हैं, जो CAO या फिर जो सिलिका वगैरह रहता है ना, तो उनको हम क्या है उसके पास रख देते हैं, उनके साथ पैकिंग में रख देते हैं, जिससे क्या है जो एक्सेस जो मॉइस्चर वगैरह रहता है ना, तो उसको ये सोक कर लेते हैं, उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स को पैक करने का तरीका रहता है। तो पैकेजिंग हमने देख ली। सबसे लास्ट बचा है हमारा स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। देखिए अब सारी पैकिंग वैकिंग करने के बाद क्या हमें इसे स्टोर करना रहता है वेयर हाउस के अंदर। तो बस हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है वेयर हाउस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या है प्रॉपर स्टोरेज वगैरह होना चाहिए, है ना, और प्रॉपर प्रिजर्वेशन की हमारे पास प्रैक्टिसेज होनी चाहिए, है ना, हम एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिजर्व करने का, जो भी हम जो मटेरियल वगैरह को प्रिजर्व करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जब तक स्टोरेज और जो प्रिजर्वेशन की जो प्रोसेस है वो अगर सही नहीं होगी ना, तो जो ओवरऑल जो मेडिसिनल ड्रग्स की क्वालिटी होती है तो वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि हम उन्हें स्टोरेज कैसे करते हैं, है ना, उन्हें प्रिजर्व कैसे करके रखते हैं। चलिए, तो इसमें क्या काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे मॉइस्चर हो गया, लाइट हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इंसेक्ट, टेम्परेचर। तो जहाँ भी हम स्टोर कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इनकी वजह से क्या है खराब हो सकते हैं जो हम स्टोर करके रख रहे हैं ड्रग्स को। चलिए कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं स्टोरेज और प्रिजर्वेशन में। सबसे पहले मॉइस्चर की बात करते हैं। देखिए जो भी हमारे जैसे हमारी जो पैकिंग रहती है ना, तो जो कॉम्पैक्टली पैक जो ड्रग रहते हैं जिनको हम कॉम्पैक्ट तरीके से पैक करते हैं, तो वो तो क्या है मॉइस्चर को बहुत ही ज़्यादा मिनिमल तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो नॉन कॉम्पैक्ट पैकिंग रहती है तो इसमें जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है ना, तो वो 10 से 30% तक मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब हो सकता है नॉन कॉम्पैक्ट पैकिंग में। तो हमें क्या इसी हिसाब से जो स्टोरेज है वो सही तरीके से रखना है, ताकि जो मॉइस्चर है वहाँ कम से कम होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होता है तो इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एक तो क्या है जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ड्रग्स के अंदर वो क्या रिड्यूस हो सकते हैं, ओवरऑल वेट है वो भी हमारा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अगर किसी ड्रग ने अगर मॉइस्चर जो है कंज्यूम कर लिया या मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर लिया, तो इससे क्या है वो फूल जाएगा या उसमें क्या है वेट जो है बढ़ सकता है। और मॉइस्चर से क्या है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रहती है या फिर जो फंगल ग्रोथ रहती है वो बढ़ जाती है। सेकंड हमारा लाइट एक्सपोजर। तो लाइट एक्सपोजर से क्या है जो कलर ड्रग्स रहते हैं तो वो क्या है अफेक्ट होते हैं, जो कलर होता है ड्रग्स का तो वो क्या अफेक्ट हो जाता है। और लाइट एक्सपोजर की वजह से क्या जो ड्रग्स होते हैं वो अनअट्रैक्टिव तो दिखते ही हैं, लेकिन उसमें कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं जो उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फिर हमारा ऑक्सीजन इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो अगर क्या एयर में ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होती है तो इससे क्या ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो बढ़ सकती है ना। ड्रग्स में क्या है मतलब ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो जो भी हमारा वेयर हाउस वगैरह है जहाँ हम स्टोरेज कर रहे हैं तो वो क्या है कूल प्लेस होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, थोड़ा सा वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, जिससे क्या है ऑक्सीडेशन कम हो। फिर हमारा इंसेक्ट इन्फेस्टेशन आ जाता है, जैसे कीड़े वगैरह खराब कर देते हैं ड्रग्स को, है ना। तो इंसेक्ट कैन इन्फेस्ट वेजिटेटिव ड्रग्स, ठीक है, जो वेजिटेबल टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वेजिटेबल से निकलते हैं, तो जो इंसेक्ट होते हैं तो उनको खराब कर सकते हैं। तो जो ड्रग्स होते हैं उनको हम क्या 65 डिग्री तक थोड़ा सा हीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है जो इंसेक्ट वगैरह रहते हैं वो क्या हमारे ख़त्म हो जाते हैं, उनको क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन फिर हम क्या है कुछ हमारे अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ड्रग्स हम स्टोर कर रहे हैं तो उसमें उन्हें तो हम हीट नहीं कर पाएंगे, है ना, उसमें वेरियस टाइप के ड्रग्स होंगे। तो उस केस में हम क्या है फ्यूमिगेटेड जो प्रोसेस होती है उसको हम यूज कर सकते हैं। फ्यूमिगेटेड में क्या है हम जो फ्यूम्स वगैरह का यूज करते हैं, मतलब धुएं का यूज करते हैं, जिसमें हम मेथाइल ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा अप्रोप्रिएट कंटेनर्स वाला जो फैक्टर आ जाता है कि टिन कैंस का हम यूज कर सकते हैं, कवर्ड मेटल विंस का कर सकते हैं, एम्बर्ड ग्लास मतलब जो थोड़े येलोइश कलर के जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं, जो छोटे जो स्मॉल जो लॉट्स रहते हैं ड्रग्स को उनको स्टोर करने के लिए। और इसके अलावा जो ड्रग्स रहते हैं तो उनको हमें क्या ओपन प्लेसेज में यूज जो है स्टोर नहीं करना चाहिए, वुडन बॉक्सेज में जो है स्टोर नहीं करना चाहिए, ड्रॉवर्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए। तो इस टाइप की जो चीज़ें रहती है उसमें हमें ड्रग्स को कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या है एक तो क्या ऑर्डर ट्रांसफर होती है, जो उनकी स्मेल होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, बाहर निकल जाती है ना। साथ में क्या है इंसेक्ट भी क्या है खराब कर सकते हैं, क्योंकि वुडन बॉक्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए, तो इनमें क्या स्टोरेज करने से क्या होगा कीड़े फिर भी लग ही जाएंगे। साथ में क्या है जो रोडेंट्स रहते हैं तो वो भी क्या काटा पीटी कर देते हैं, बुड़के बॉक्स होते हैं उनको काट डालते हैं, है ना, और ड्रग्स हमारे खराब हो जाते हैं। और सिक्स हमारा पॉइंट आ जाता है स्पेशल कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक ड्रग्स। तो जैसे हमारे कुछ स्पेशल टाइप के ड्रग्स रहते हैं ना, जैसे डिजिटेलिस हो गया, अर्गोट हो गया, तो इनके लिए क्या है लो मॉइस्चर वाली जगह होनी चाहिए, वहाँ मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है हम नॉन लिक्विफाइंग इनर्ट या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाले जो टाइट कंटेनर्स रहते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। सबसे लास्ट हमारा टेम्परेचर कंट्रोल आ जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है टेम्परेचर हमें कंट्रोल रखना है। अगर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेयर हाउस के अंदर या स्टोरेज हाउस के अंदर, तो वहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शंस उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी।
तो ड्रग्स को अगर हमें स्टोर करना है तो हो सके जितना मतलब कम से कम जो टेम्परेचर हो उस पर हमें उन्हें स्टोर करना चाहिए। यानी अगर हम एक आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहाँ पे जाके ड्रग्स हमारे फ्रीज हो जाते हैं उससे पहले का जो पॉइंट होता है उस पर हमें क्या है, उस टेम्परेचर पे हमें जो है ड्रग्स को जो है स्टोर करना चाहिए। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे हो गए सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल्स। इसमें हमने स्टोरेज भी देख लिया, पैकेजिंग भी देख ली। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक और ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है बायोडायनामिक एग्रीकल्चर। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।